बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशंस क्या होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पीरियोडिक मोशंस क्या होते हैं। इनकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो बच्चों, सीधी बात अगर मैं करूँ तो ये पीरियोडिक मोशंस ऐसे मोशन होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में खुद को रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, यानी कि जो अर्थ है सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है उसको लगाने में उसको पूरा 1 साल लगता है, या फिर मैं बोलूँ 365 डेज अप्रोक्सीमेटली। यानी कि 365 दिन में अर्थ जो है सन के चारों तरफ एक चक्कर लगा लेती है। अब ये मोशन बार बार रिपीट होगा, एक बार होगा फिर एक अगले साल फिर से रिपीट होगा, यानी कि 365 डेज में मोशन रिपीट होता रहेगा। तो इस टाइप के मोशन को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अगर हम दूसरा एग्जांपल बात करें, ये तो हो गया मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं मोशन ऑफ मून, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। क्योंकि जो मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है वो भी कैसा मोशन है? पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि उसको भी क्या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लगता है पूरा चक्कर काटने में। ठीक है, तो इस टाइप के मोशंस को पीरियोडिक मोशंस बोलते हैं। अब देखिए, पीरियोडिक मोशन की दूसरी कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशंस। बच्चों, क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। अब ये ऑसिलेटरी मोशन क्या होते हैं? ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन। यानी कि हमारे पास देखिए यहाँ पे 3 टर्म आ रहे हैं, टू एंड फ्रो अबाउट द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन को अभी मैं समझाऊंगा क्या होता है और डिस्कस करेंगे कि टू एंड फ्रो बेसिकली है क्या। देखिए एग्जांपल मेरे पास में है, ये आप देख सकते हैं। मेरे पास में एक सिंपल पेंडुलम है। इसमें अगर आप देखें तो ये अभी इस पोजीशन में स्टे कर रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मीन पोजीशन, यानी कि एक ऐसी पोजीशन जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट स्टे करना चाहे उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन। ठीक है, अब देखिए इसको मैं इसकी पोजीशन से डेविएट करूंगा तो ये ऐसे ऐसे मोशन करेगा, टू एंड फ्रो, यानी कि आगे और पीछे अबाउट दिस मीन पोजीशन, यानी कि इधर जाएगा फिर मीन पोजीशन क्रॉस करता हुआ इधर जाएगा फिर इधर आएगा मीन पोजीशन पे फिर वापस इधर जाएगा। तो एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट अबाउट दिस मीन पोजीशन, आप देख सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि इधर और उधर वापस टू एंड फ्रो मोशन अबाउट दी मीन पोजीशन। तो इससे एग्जांपल हम क्या कह सकते हैं? पहले डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन। ठीक है बच्चों, एग्जांपल में अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं? सिंपल पेंडुलम कह सकता हूं। यानी कि अगर मैं नटशेल में देखूं तो मैं कह सकता हूं कि ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक तो है ही है, लेकिन पीरियोडिक में एक स्पेशल कैटेगरी है कि ये टू एंड फ्रो भी कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, अगर मैं बताओ ये एग्जांपल लेना चाहूं, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, तो क्या ये ऑसिलेटरी होगा? ये बिल्कुल भी ऑसिलेटरी नहीं है, क्योंकि इसमें टू एंड फ्रो मोशन कतई नहीं है। अर्थ सिंपली एक चक्कर लगाया फिर एक चक्कर लगाया फिर एक चक्कर लगाया। इसमें कहीं ऐसा नहीं हो रहा कि ऐसे मोशन जा रहा है फिर वापस आ रहा है फिर ऐसा जा रहा है फिर वापस आ रहा है, इस टाइप से कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। तो ये कैसा है? ऑसिलेटरी नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन बेसिकली क्या है? एक सबसेट है किसका? पीरियोडिक मोशन का। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारे पास एग्जांपल हो गए। दूसरा एग्जांपल हम यहां पे ले सकते हैं, ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग, सॉरी ऑसिलेशन ऑफ मास अटैच्ड टू ए स्प्रिंग। इसको भी करके देखते हैं। ये देखिए मेरे पास में एक स्प्रिंग है जिससे मैंने एक मास को अटैच करके रखा हुआ है। सो दिस इज द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का होना बहुत जरूरी है। जिस पोजीशन में ऑब्जेक्ट स्टे करना चाहे उसी को हम बोलेंगे मीन पोजीशन। तो ये इस पोजीशन में स्टे कर रहा है। अगर मैं इसको इसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दूं तो उसमें वाइब्रेशंस होंगे लाइक दिस, आप देख पा रहे हो। तो ये कैसा मोशन हो गया? टू एंड फ्रो अबाउट दिस मीन पोजीशन। ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसके ऊपर जाएगा, उसके नीचे जाएगा, फिर उसके ऊपर, फिर उसके नीचे, यानी कि एक्सट्रीम टॉप, एक्सट्रीम टॉप, एक्सट्रीम बॉटम, एक्सट्रीम टॉप, एक्सट्रीम बॉटम। ठीक है, अबाउट दिस मीन पोजीशन।
मीन पोजीशन को क्रॉस करना जरूरी है, तभी आप एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट जा सकते हो। तो दिस इज कैसा हो गया ये ऑसिलेटरी मोशन। अभी मैं आगे बताऊंगा कि ये सिंपल हार्मोनिक भी है और कैसे, वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑसिलेटरी मोशंस क्या होते हैं, ठीक है। यानी पीरियोडिक मोशन में बेसिकली दो टाइप के मोशन हो गए, एक तो ऑसिलेटरी, दूसरा नॉन ऑसिलेटरी। ये दो एग्जांपल्स जो मैंने यहाँ पे दिए हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। और ये जो दोनों एग्जांपल्स हैं ये कैसे हो गए, नॉन ऑसिलेटरी। नॉन ऑसिलेटरी क्योंकि इसमें ऑसिलेशंस नहीं हो रहे हैं, सिंपली क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में ऑब्जेक्ट अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन ऑसिलेटरी मोशन, एंड दीज आर द ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। अब देखिए डिस्कस करते हैं ऑसिलेटरी मोशंस में फिर से दो कैटेगरी आती हैं, एक तो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक होता है नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इन दोनों को डिस्कस करते हैं। इसको मैं यहां से रब कर देता हूं। अब यहां पे देख लेते हैं ऑसिलेटरी की कैटेगरी कौन सी हो गई। ऑसिलेटरी दो कैटेगरी हो गई बेसिकली, एक तो होता है हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक मोशन, और दूसरे हो गए नॉन हार्मोनिक मोशन। नॉन हार्मोनिक मोशन। अभी हार्मोनिक में भी दो कैटेगरी आ गई, एक तो हो गया सिंपल हार्मोनिक, जिसको मैं डिस्कस करना है, इसी को हम चैप्टर में पढ़ेंगे। सिंपल हार्मोनिक एक स्पेशल कैटेगरी है बहुत ज्यादा, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी सिंपल हार्मोनिक होते क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा, डिटेल में समझेंगे। इसकी डिफिनेशंस बच्चों में अभी नहीं बता रहा हूं, पहले मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा इसका लॉजिक क्या होता है, देन फिर मैं इसकी डिफिनेशंस को राइट डाउन करूंगा, ठीक है। तो उसको डिटेल में समझ लेते हैं। इसको मैं यहां से रख कर दूं। देखिए सपोज हमारे पास क्या है, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग की हेल्प से मैं समझाऊंगा आपको। एक हमारे पास ये एक वॉल है जो कि फिक्स है, और एक सरफेस अवेलेबल है हमारे पास में, ये सरफेस होगी जो कि एग्जैक्टली स्मूथ है, एंड दिस इज ए स्प्रिंग अटैच टू दी वॉल, एंड दूसरे एंड पे हमने क्या लगा दिया, एक मास लगा दिया, जिसका कि मास क्या है, कैपिटल या फिर एम ले लीजिए जो भी है। सरफेस यहाँ पे परफेक्टली स्मूथ है, और ये जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के, स्मॉल के। अब देखिए होगा क्या, अभी जो एग्जांपल मैंने आपको स्प्रिंग वाला समझाया था उसमें वर्टिकल ऑसिलेशंस हो रहे थे, क्या था, वर्टिकल ऑसिलेशंस। पर इन द सेम हम यहाँ पे क्या करवा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशंस भी करवा सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, अगर ये सरफेस स्मूथ होगा, अगर मैं अब इस ब्लॉक को इसकी पोजीशन से, ये इसकी मीन पोजीशन है, क्योंकि इस पोजीशन में स्प्रिंग में ना ही कंप्रेशन है और ना ही एक्सटेंशन है, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, यानी कि कैसा हो जाएगा हमारे पास, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। दिस इज द मीन पोजीशन। अब देखिए क्या होगा, यहां पर हम बनाते हैं थोड़ा सा, अगर मैं इस ब्लॉक को इधर खींच दूं तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ठीक है। अब ये ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे, हमें यही समझना है, आइए देखते हैं। मान लीजिए मैंने स्प्रिंग को एक खींच दिया है, ठीक है, तो स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगी लाइक दिस, कुछ ऐसे डायग्राम बन जाएगा, ये ब्लॉक है। अब ये जो ब्लॉक मान लीजिए हमने कितना एक्सटेंड कर दिया, एक्स डिस्टेंस कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं ब्लॉक का सेंटर कितना डिस्प्लेस हो गया, एक्स डिस्प्लेस हो गया है राइट हैंड साइड में, यानी कि हमने ब्लॉक को कितना एक्सटेंड किया था, एक्स डिस्टेंस एक्सटेंड कर दिया था। अब क्या होगा, जब हम इसको रिलीज करेंगे तो ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे आएगा, और जब मीन पोजीशन पे आएगा तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास एक वेलोसिटी आ चुकी होगी, एक मोमेंटम आ चुका होगा, उस मोमेंटम की वजह से ये वापस मीन पोजीशन को क्रॉस करता हुआ लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, और जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। अभी क्या हो रहा है, अभी तो स्प्रिंग एक्सटेंडेड पोजीशन में है, लेकिन जब ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस करता हुआ लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, तो स्प्रिंग का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा, स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, ठीक है। अब जितना हमने इसको एक्सटेंड किया था तो उतना ही वापसी में कंप्रेशन में भी आएगा। अगर आपने इसको एक्स डिस्टेंस खींचा हुआ था तो वापसी में भी एक्स कंप्रेस करेगा। बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन हमें बहुत इजीली कर सकते हैं। जब आपने इसको खींच दिया है तो उसके पास प्योरली इलास्टिक एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
जब आप इसको रिलीज करोगे तो मेन पोजीशन पे सारी की सारी इलास्टिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन ब्लॉक की काइनेटिक, अब देखिए एनर्जी का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होने वाला है क्योंकि फ्रिक्शन हमने लिया ही नहीं है, सरफेस कैसी है, स्मूथ है, ठीक है। जब मेन पोजीशन को क्रॉस करके जब इधर आएगा तो सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में वापस। तो हम कह सकते हैं अगर स्टार्टिंग में एक्स डिफ्लेक्शन था तो कंप्रेशन में भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें बात करते हैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप होता है जब भी किसी स्प्रिंग को हम खींचते हैं, जैसे कि लीजिए ये स्प्रिंग हमारे पास में है, जब हम इसको खींचते हैं तो इसकी खासियत ये होती है कि स्प्रिंग को आप जितना खींचते हो उसमें उतनी ही ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। हम कह सकते हैं कि फोर्स प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। जितना खींचोगे उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। अब देखिए मैं जितना इसको खींचता जा रहा हूं मुझे उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फोर्स प्रोड्यूस्ड इन ए स्प्रिंग यानी कि एफ, और सब्स्क्रिप्ट में एस लगा दिया, यानी कि स्प्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दी मेन पोजीशन। मेन पोजीशन से ऑब्जेक्ट जितना डिस्प्लेस है, एक्स डिस्प्लेस है, उसी के प्रोपोर्शनली आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, फोर्स की डायरेक्शन को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा सा बना देता हूँ जिससे कि पॉजिटिव नेगेटिव सोचने में थोड़ा सा आसानी हो। दिस इज दी वाई एक्सिस, इसको हम क्या मान लेंगे, वाई एक्सिस, ठीक है। और ये आप देख पा रहे हो ये बेसिकली क्या होगा, एक्स, और ये हो गया आपका ओरिजिन। ब्लॉक के इस तरफ क्या है, नेगेटिव एक्स, इधर क्या है, नेगेटिव एक्स। यानी कि जो ब्लॉक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रखा हुआ था, कहां पे था, ओरिजिन पे रखा हुआ था। इस तरफ जब जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव एक्स, जब इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा नेगेटिव एक्स, ठीक है। अब देखिए जब आप स्प्रिंग को ऐसे खींच के ले जा रहे हो तो हमें जबरदस्ती ब्लॉक को पकड़ के रखना पड़ेगा ताकि वापस ना आ जाए। यानी कि स्प्रिंग ब्लॉक को अपनी तरफ खींच रही है, यानी कि स्प्रिंग फोर्स ब्लॉक पे लग रहा हो, किस तरफ लग रहा होगा, नेगेटिव साइड में। इसको इस तरीके से देखिए, ये क्या हो गया, स्प्रिंग फोर्स एफ एस, ठीक है। ये तो फोर्स की डायरेक्शन हो गई। अब जरा इधर देखते हैं, जब ये ब्लॉक कंप्रेस हो जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन है, इसके बाद कंप्रेशन और पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक्स डिस्टेंस से आ चुका है। तो इस पोजीशन में स्प्रिंग ब्लॉक को वापस धक्का दे रही है, किधर, इसकी मेन पोजीशन पे इसको ले जाने के लिए। यानी कि इस अगर अभी हम इस पोजीशन में ब्लॉक को होल्ड करके रखना चाहें तो हमें इस पर कुछ ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा इस तरफ, जिससे कि स्प्रिंग इसको इधर धक्का दे रही है। इसको अगर होल्ड करना है तो हमें ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस पोजीशन जो स्प्रिंग का फोर्स है वो कैसे है, इस तरीके से, इस तरीके से स्प्रिंग का फोर्स है। तो बच्चों आप खुद देखिए, जब x पॉजिटिव था यानी कि हमने ब्लॉक को पॉजिटिव साइड में डिस्प्लेस किया था, तो उस सिचुएशन में स्प्रिंग का फोर्स किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि नेगेटिव साइड में। और जब ब्लॉक नेगेटिव में गया हुआ है, यानी जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो स्प्रिंग का फोर्स किधर है, राइट हैंड साइड में। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स है दोनों अपोजिट होंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा लाइक इन दिस एग्जांपल, तो जो फोर्स आएगा ये कैसा होगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। लेकिन जब ये x नेगेटिव होगा यानी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा तो फोर्स राइट हैंड साइड होगा। यानी हम कह सकते हैं दोनों अपोजिट नेचर के हैं। अब बताइए अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो क्या नेगेटिव पॉजिटिव कभी बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो हमें इस इक्वेशंस में कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा। जो रिलेशन हमने लिखा है इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा। अब जरा खुद सोचिए चेंज क्या हो सकता है। हमें यहाँ पे एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, यानी कि फोर्स हम कह सकते हैं इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस होगा। लॉजिक मैंने बताया नेगेटिव साइन हमें यहाँ पे क्यों लाना पड़ा, ठीक है। अब बताइए जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। यानी कि स्प्रिंग का फोर्स कितना हो गया, माइनस का के एक्स क्या होगा, और के क्या है, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग भी कई टाइप की होती है, कुछ स्प्रिंग ऐसी होती हैं जिनको थोड़ा सा भी खींचने के लिए बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, तो उनका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है। कुछ स्प्रिंग बहुत सॉफ्ट होती हैं, थोड़ा सा खींचने का कितना भी ज्यादा खींचना हो वो थोड़े से फोर्स लगा के उसको बहुत ज्यादा खींच सकते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट स्प्रिंग। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सॉफ्ट स्प्रिंग आएंगी उनका स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत कम होगा, और जो हार्ड स्प्रिंग होती है जैसे कि आप बाइक का शॉकर ले लीजिए, उसमें जो स्प्रिंग होती है बहुत हार्ड होती है, उसको थोड़ा सा भी अगर खींचना हो तो बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है, ठीक है। रिलेशन हमारे पास आ जाता है, यानी कि
यानी हम कह सकते हैं कि ब्लॉक को जब हम x डिस्प्लेसमेंट देंगे तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, -kx। वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्सेस लगेंगे। जो सरफेस यहाँ पर है, नीचे mg लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, है ना। लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मोशन हमें एक्स एक्सिस में ही देखना है। तो वर्टिकल फोर्सेस ऑलरेडी बैलेंस है एंड mg को बैलेंस करके रखा हुआ है, तो इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में हम फोर्सेस को भी हमारा कोई कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें, एक्स एक्सिस में देखें, कौन सा फोर्स है ब्लॉक पे, सिर्फ और सिर्फ ये। अगर फ्रिक्शन हम ले लेते तो ऑब्वियसली फिर फ्रिक्शन भी आ जाता, है ना, बट फ्रिक्शन हमने यहाँ पे लिया नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखिए F इक्वल टू -kx, यानी कि जब ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट x होगा उस पर फोर्स कितना लगेगा, -kx। तो अगर हम ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना चाहें किसी भी मोमेंट पे, तो एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी डिवाइडेड बाय इट्स मास। यानी कि हमें देखना पड़ेगा बॉडी पे एक्सटर्नली कितना फोर्स लग रहा है और उसका मास कितना है, तो उसका एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स अपॉन मास, फोर्स है -kx, ये आ जाएगा मास, यानी कि A इक्वल टू -k/m, और ये हो गया x। अब देखिए मैंने -k/m, सॉरी मैं यहाँ पे माइनस को बाहर ले लेता हूं, मैं फिर से इसको लिख देता हूँ सही से। A इक्वल टू -k/m और ये हो जाता x। अब आप देख सकते हैं कि जो k था वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट था, स्प्रिंग कांस्टेंट, उसकी वैल्यू तो फिक्स है गिवन स्प्रिंग के लिए, और बॉडी जो आपने ब्लॉक लिया हुआ उसका मास भी आपने फिक्स है। एक ब्लॉक अगर आपने चूज कर लिया तो मास तो कहीं भी चेंज नहीं करेगा, दैट मींस ये रेशियो कांस्टेंट हो जाएगा k/m। तो यहां से हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू -x, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू -x, यानी कि ये ऐसा ऑसिलेटरी मोशन है जिसमें बॉडी का जो एक्सेलरेशन है किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दी मीन पोजीशन। और ये जो माइनस साइन है ये क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन किधर होगा, मीन पोजीशन की तरफ। आप देखिए ये क्या है, मीन पोजीशन है। ब्लॉक पर जब इधर घसीटा तो फोर्स इस पे मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है, जब इधर दबाया फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है। तो जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन भी उधर ही होगा, अंडरस्टूड सी बात है। दैट मींस अगर हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन किधर लगेगा, टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन। ब्लॉक चाहे जिधर हो, चाहे राइट हैंड साइड में हो मीन के, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में हो, फोर्स की डायरेक्शन हमेशा देखिए मीन पोजीशन की तरफ, इधर भी मीन पोजीशन की तरफ। इन द सेम वे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्या है, ये डायरेक्शन को बताता है, डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और ये जो एक्स है ये क्या बताता है, ये जो एक्सेलरेशन होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। तो यानी कि एसएचएम बेसिकली है क्या, एसएचएम एक ऐसा ऑसिलेटरी मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन कैसा होगा, इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है। अब मैं यहां पे एसएचएम की डेफिनेशन लिख देता हूं। इट इज ए टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। कैसा बच्चों, ऑसिलेटरी है, ऑसिलेटरी मोशन in which acceleration of body is proportional to its displacement from the mean position, from the mean position, and always directed towards mean position। ठीक है बच्चों, समझा दिया मैंने पूरा कॉन्सेप्ट। तो हम पूरा रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने देखे पीरियोडिक मोशन, ये ऐसे मोशन होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में खुद को रिपीट करते हैं, और जिस टाइम पीरियड के बाद में खुद को रिपीट करते हैं उसी को हम बोल देते हैं उसका टाइम पीरियड। भाई पीरियोडिक है, उसका एक टाइम पीरियड भी कुछ ना कुछ होगा। जैसे कि अर्थ का हम देखें तो 365 डेज है, 365 डेज के बाद में अपने मोशन को रिपीट करेगा, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। एक हो सकता है यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन दो टाइप के होते हैं,
एक होता है यूनिफॉर्म, दूसरे होते हैं नॉन यूनिफॉर्म। दोनों में डिफरेंस क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होते हैं जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है। जैसे मैं कहूँ एक बॉडी, एक एथलीट है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से एक सर्कुलर ट्रैक, सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकती, कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है, ठीक है। स्पीड कुछ भी हो सकती है, लेटर से 5 मीटर पर सेकेंड, बहुत कम हो गई दौड़ने वाले के लिए, ले लेते हैं कितना, चलिए ले लेते हैं 7 मीटर पर सेकेंड, है ना। 7 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से कोई कॉन्स्टेंटली रन कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पे, तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट अगर ये स्पीड चेंज होने लग जाए, कभी 7 है, कभी 10 है, कभी 8 है, कभी 2 है, कभी 0 है, तो वो मोशन कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जरा खुद बताइए बच्चों, अगर सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म होगा, यानी कि अगर स्पीड कांस्टेंट होगी, तो उसको हर एक चक्कर काटने में टाइम तो सेम ही लगेगा ना। यानी कि अगर हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन है, तो उसका एक टाइम पीरियड होगा, और वो टाइम पीरियड एक चक्कर में सेम होगा, अगले चक्कर में भी वही होगा, नेक्स्ट जो रिवोल्यूशन होगा उसमें भी वही होगा। तो टाइम पीरियड ऐसा नहीं कि इस पहला चक्कर काटा तो टाइम पीरियड 10 सेकंड लगे, दूसरे में 12 सेकंड, तीसरे में 15 सेकंड, तो टाइम चेंज नहीं करना चाहिए, हर एक रिवोल्यूशन में टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, तभी उसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। यानी कि दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाएगा? मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये भी किसका पार्ट है? पीरियोडिक मोशन का पार्ट हो गया, ठीक है। दूसरे मोशन कैसा हो गया? अपीरियोडिक। अब पीरियोडिक मोशन में हम लोगों ने दूसरा कैटेगरी पढ़ी ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि कैसे मोशन थे? टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन, ठीक है। और ऑसिलेटरी मोशन में डिफरेंट कैटेगरी है जिसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी टॉपिक को हम लोग पूरा डिटेल में 11th क्लास में पढ़ते हैं, और मैं इसके बहुत सारे वीडियोस अभी डालने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा जिसमें हम ये देखेंगे अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है तो उसका टाइम पीरियड कितना है, यानी कि कितने टाइम पीरियड में पूरा एक चक्कर अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लेगी। अच्छा यहाँ पे समझ लीजिए साइकिल का मतलब क्या होता है। देखिए साइकिल का मतलब क्या है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे अभी रखा हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको यहां से ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, इस यानी कि अभी स्टार्टिंग में यहाँ पोजीशन पे है। अब जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये वापस मीन पोजीशन पे आएगा, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम लेफ्ट में जाएगा, वापस अपनी मीन पोजीशन पे आएगा, फिर एक्सट्रीम राइट में जाएगा। तो इसी को बोलते हैं एक साइकिल। क्या बोलेंगे बच्चों? एक साइकिल। यानी कि जहां से छोड़ा था वहीं पे पूरा वापस आने में जो भी आप मोशन देख पा रहे हो इसी को क्या बोलेंगे? वन साइकिल ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। यानी कि जब भी कभी एक साइकिल कंप्लीट होगी तो आप देख सकते हो मीन पोजीशन 2 बार क्रॉस हो रही है, एक बार आते हुए, एक बार जाते हुए। तो ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि बताइए एक साइकिल करनी हो तो कितनी बार मीन पोजीशन को क्रॉस किया जा सकता है, ठीक है। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत सारी कैलकुलेशन के साथ में। इसमें तो कैलकुलेशन थी नहीं, न्यूमेरिकल पार्ट हमने इसमें किया नहीं है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे, ठीक है। तब तक के नमस्कार।